Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic hunger, hardship and popular revolt. So last video में हमने हमारा मेन टॉपिक जो है वो शुरू किया था, जो कि था एजेस ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 to 1848। और इस पूरे मेन टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि 1830 to 1848 वाले पीरियड में किस तरीके से बहुत ज़्यादा रिवोल्ट्स हो रहे थे, किस तरीके से अब चेंजेस आ रहे थे, रिवोल्यूशंस हो रहे थे। इसके अंदर हम रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग वाला जो सेक्शन है वो पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ वॉर और टेरिटोरियल एक्विजिशन ही नेशनलिज्म की फीलिंग को नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि उसके साथ साथ जो ये रोमांटिक इमेजिनेशन है, मतलब कल्चर, आर्ट, पोएम, ये सारी चीजें भी नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही थी। अब हम इसी मेन टॉपिक के अंदर जो हमारा 1830 टू 1848 के रिवोल्यूशन वाली बात है, इस वाले टॉपिक के अंदर अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। कि जो पूरा टाइम पीरियड है 1830 टू 1848, इस वाले टाइम पीरियड के अराउंड लोगों को बहुत ज्यादा हार्डशिप मतलब परेशानियां झेलनी पड़ी, भूखमरी हो रही थी यूरोप में, और पॉपुलर रिवोल्ट हो रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जो हैं यहाँ पे भी रिवोल्ट, विद्रोह कर रहे थे। सो 1880 का जो टाइम है यूरोप, वो बहुत ज्यादा हार्डशिप से भरा हुआ था, इकोनॉमिक हार्डशिप से, मतलब कि अब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लोगों के पास जॉब नहीं थी, लोग जो है जॉबलेस घूम रहे थे इधर उधर। तो इकोनॉमी वाइज यूरोप काफी बुरा चल रहा था 1830s के दौरान। ठीक है, बिजनेसेस वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे थे, सब डूब रहा था। The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. तो 19th सेंचुरी के शुरुआत में, 19th सेंचुरी मतलब ये 1800 वाला जो पीरियड है, इसके शुरुआत में जो पूरा यूरोप है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में। अचानक से यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। अब जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उससे इकोनॉमी पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। तो वन ऑफ द रीजन कि जो यूरोप है वो इकोनॉमिक हार्डशिप झेल रहा था, वो ये भी था कि भाई पॉपुलेशन एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा खाने की डिमांड करेंगे, ज्यादा जो फूड है वो उगाना पड़ेगा, ज्यादा चीजों की डिमांड होगी, ज्यादा गुड्स, ज्यादा सर्विसेज, वो सब देने पड़ेंगे। और इन सब की वजह से, ज्यादा डिमांड की वजह से क्या होता है, फिर प्राइस बढ़ते हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मतलब पॉपुलेशन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है जब हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। सो इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब दैन एम्प्लॉयमेंट। तो ज्यादातर यूरोप में जो कंट्रीज थी वहां पे जॉब ढूंढने वाले लोग ज्यादा थे और जॉब की वैकेंसीज कम थी। तो मतलब कि सबको जॉब नहीं मिल रही थी, ज्यादातर लोग ऐसे थे जो कि जॉबलेस थे। और जो पॉपुलेशन है रूरल एरियाज से आके वो अर्बन एरियाज में रह रही थी। अब अर्बन एरियाज में ऐसा तो था नहीं कि कोई बहुत अच्छी फैसिलिटीज थी उनके लिए रहने के लिए, मतलब जो रूरल एरियाज से, गांव वाले एरियाज से जो शहर में लोग आ रहे हैं, तो उनको बहुत ही दिक्कतों से रहना पड़ता था, ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहना पड़ता था। आप यूं देख सकते हो कि जिस तरीके से आज इंडिया की हालत है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ओवर क्राउडेड स्लम्स हैं, रूरल एरिया से उठ उठ के लोग जो अर्बन एरियाज है वहां जा रहे हैं, स्लम्स वगैरह में रह रहे हैं, बहुत ही कंजस्टेड प्लेसेस में रह रहे हैं, गरीबी बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है वो उस टाइम पे 1830s जो टाइम है उस टाइम पे यूरोप झेल रहा था। तो जो गांव वाले लोग हैं वो शहर में क्यों आ रहे थे, भाई काम की तलाश में। जैसे गांव में खेती अच्छी नहीं हो रही, खेती में वो जो फ्यूडल सिस्टम है उससे लोग परेशान हैं, है ना, जो टैक्सेस वगैरह देने हैं, जमीन पर रेंट देना है, वो सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। जो सामंत है, जो फ्यूडल है, वो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। इन सारी चीजों से परेशान होकर जो लोग हैं वो शहर आ रहे थे इस उम्मीद में कि उन्हें वहां पे फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं था कि जितने भी लोग रूरल एरिया से आएंगे उनको सबको एकदम मतलब रेड कारपेट एंट्री उनको दी जाएगी, अर्बन एरिया में उनके लिए सब कुछ सेट होगा। सेट नहीं था सब कुछ। जितनी दिक्कतें उन्हें रूरल एरिया में फेस करनी पड़ रही थी, कभी कभी ऐसा हुआ कि लोगों को अर्बन एरिया में आने के बाद उससे और कहीं ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ओवर क्राउडेड स्लम्स से तो आप समझते होंगे कि एकदम भीड़ भाड़ वाला इलाका है, स्लम्स है, झुग्गी है, झोपड़ी है, वहां पे कोई सैनिटेशन नहीं होगी, कोई साफ सफाई नहीं होगी, पीने का पानी नहीं होगा, खाने की दिक्कत होगी, बीमारियां बहुत ज्यादा फैलेंगी। तो इस तरीके की कंडीशंस में लोग उस टाइम पे रह रहे थे, और ये कंडीशन ज्यादातर लोगों की थी, ज्यादातर देश जो यूरोप में थे उनकी ये सिचुएशन थी।
Small producers in towns were often faced with stiff competitions from imports of cheap machine-made goods from England. तो उस टाइम पे क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वो इंग्लैंड जैसी कंट्रीज में पहले आ गया था। तो मतलब पूरे यूरोप में एक साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया। यूरोप के कुछ ऐसे हिस्से थे जैसे इंग्लैंड जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आया और काफी तेजी से आया। तो इंग्लैंड में क्या हो रहा था, इंग्लैंड में अब मशीन मेड गुड्स बनने लगे थे, ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो मशीन से बन रही थी। बट इसकी वजह से हो क्या रहा था कि यूरोप के जो दूसरे हिस्से में स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, उनको काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था इंग्लैंड से इंपोर्ट होने वाले गुड्स से। मान लो यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन की बात की गई है कि स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्शन में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी कि ये एक देश है, यहाँ पे एक देश है, ठीक है। अब यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो छोटे से लेवल पे, मतलब किसी ने अपने घर में कोई इंडस्ट्री डाल ली, कोई छोटा सा उनका दुकान है जहाँ पे वो कपड़े वगैरह बनाते हैं, टेक्सटाइल बनाते हैं। अब यहाँ पे वो अपने छोटे लेवल पे टेक्सटाइल बना रहे हैं और यहाँ पे यूरोप इंग्लैंड है, ठीक है। इंग्लैंड में क्या हो रहा है, मशीनों से प्रोडक्ट बन रहे हैं। जब मशीनों से चीजें बनती हैं तो वो काफी जल्दी बनती हैं और काफी सस्ती बनती हैं, ठीक है। तो जो सामान है, मशीन मेड प्रोडक्ट जो है वो काफी सस्ते हो जाते हैं। जैसे हमने हमारे देश में देखा था कि जब ब्रिटिशर्स थे तो हमारे देश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पूरी एक तरीके से बर्बाद हो गई थी इंग्लैंड से जो प्रोडक्ट हमारे देश में आ रहे थे। तो सेम सिचुएशन यूरोप में भी थी कि इंग्लैंड के जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं वो जब इस देश के लोग, ठीक है, ये वाला जो देश है, इस देश के लोग क्या कर रहे थे, इंग्लैंड से सस्ते प्रोडक्ट्स, सस्ते कपड़े खरीद रहे थे और फिर इस देश में बेच रहे थे। अब जब इस देश में जो रहने वाले लोग हैं उनके पास दो ऑप्शन है। एक तो वो कपड़ा जो इसी देश के लोगों ने बनाया है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स ने बनाया है, बिना मशीन्स के बनाया है, अपने हाथ से बनाया, तो डेफिनेटली वो कैसा होने वाला है, वो एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। एक ऑप्शन क्या है इन लोगों के पास, इस देश में, इस वाले देश में रहने वाले लोग, उनके पास दूसरा ऑप्शन है जो इंग्लैंड से गुड इंपोर्ट हुआ है, जो इंग्लैंड से कपड़ा इंपोर्ट हुआ है, जो कि सस्ता है, ठीक है। ये कैसा है, ये लेस एक्सपेंसिव है या ये चीप प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि चीज बनाई किसने है, ये हमारे ही देश के प्रोड्यूसर्स हैं या ये कहीं से इंपोर्ट किया। उनको अल्टीमेटली किस चीज से फर्क पड़ता है कि भाई मेरे जेब से कितना पैसा जाएगा, तो वो सस्ती चीज लेगा। तो डेफिनेटली वो इस चीज को ऑप्ट करेंगे जो कहां से आई है, इंग्लैंड से इंपोर्ट हुई है। इसकी वजह से क्या हुआ, इस देश में जो प्रोड्यूसर्स हैं, इस देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मशीन मेड प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हाथों से बना रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स बिके ही नहीं। जब इनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे ही नहीं, सेल ही नहीं होंगे, तो इन लोगों को इनकम कहां से होगी। और धीरे धीरे करके यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो टूटने लगेंगे, उनकी हालत खस्ता होने लगेगी, क्योंकि सामान वो बना रहे हैं बट वो बिक नहीं रहा। बिक किसका रहा है, ये इंग्लैंड वालों का, जो इंग्लैंड से प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जा रहा है उनका बिक रहा है। तो इनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, उन्हें इस तरीके से मशीन मेड जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे थे इंग्लैंड से, उनसे काफी ज्यादा कंपटीशन, स्टिफ कड़ा कंपटीशन जो है देखने मिल रहा था। और इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पहले आ गया था, तो वहां पे मशीन वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा था, जिस वजह से वहां के कपड़े काफी जल्दी बनते थे, सस्ते में बनते थे। सो दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized। तो वही बताया है कि भाई जो ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत ज्यादा कंपटीशन क्यों देखने मिला, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, अपने घर में ही कोई इन्होंने फैक्ट्री वगैरह वर्कशॉप खोल ली है और ये लोग ज्यादातर काम हाथ से करते थे, मैकेनाइज्ड नहीं थे, इसीलिए इनके जो कपड़े हैं वो महंगे होते थे। और जो अभी मैंने पूरी आपको कहानी बताई कि भाई कोई पर्सन महंगा खरीदेगा या सस्ता खरीदेगा, डेफिनेटली वो सस्ता खरीदेगा। इसीलिए ये जो महंगा है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के जो कपड़े थे वो नहीं सोल्ड आउट हो पा रहे थे, जिस वजह से इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत देखने मिली। अब यूरोप के ऐसे रीजन्स जहां पे एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावरफुल थी, मतलब जहां पे राजा महाराजा का अभी भी दबदबा था, जहां पे अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आई थी, या जहां से अभी मोनार्की नहीं हटी थी पूरे तरीके से, उन जगहों पे पेजेंट्स जो हैं उन्हें अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। जो किसान हैं उन्हें अभी भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि जो एरिस्टोक्रेट्स हैं वो अपना पूरा दबदबा दिखाएंगे, वो पेजेंट्स को परेशान करेंगे, फ्यूडल ड्यूज मतलब एक तरीके से टैक्स कलेक्ट करेंगे पेजेंट्स से, बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होंगी, रेंट्स वगैरह कलेक्ट करने होंगे, और ये सारी जो दिक्कतें हैं वो पेजेंट्स को झेलनी पड़ रही थी। और क्या हुआ इसके साथ साथ, द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री।
अब किसी ईयर अगर फूड प्राइस बहुत ज्यादा हो गए, मतलब किसी भी कारण से जो खाने के प्राइसेस है वो बढ़ गए, या फिर अगर कोई ऐसा साल हुआ जिस टाइम हार्वेस्ट अच्छी नहीं हुई, खेती अच्छी नहीं हुई, मान लो बारिश बहुत ज्यादा आ गई जिसकी वजह से फसल पूरी बर्बाद हो गई, या फिर बारिश इस साल बहुत कम आई जिस वजह से अगेन फसल जो है अच्छे से नहीं उग पाई, तो किसी भी कारण से अगर खेती अच्छी नहीं हुई है उसकी वजह से भी क्या होगा, फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, खेती अच्छी नहीं होगी उसकी वजह से प्राइस कैसे बढ़ेंगे, अगर कंफ्यूजन है तो अगेन डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पे खेल होता है कि मान लो खेती जो है कम हुई है, इसका मतलब इस साल कम अनाज उगा है। जब यहाँ पे अनाज बहुत कम होगा, इसकी क्वांटिटी बहुत लो होगी, तो सप्लाई कम है, मतलब जो फार्मर है वो कम चीज आपको दे पाएगा, उसके पास बहुत ज्यादा चीज नहीं है बेचने के लिए। और यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है जो कि डिमांड कर रही है, और डिमांड जो है वो हाई है, तो जितने ये लोग डिमांड कर रहे हैं उतनी चीज तो है ही नहीं फार्मर के पास सप्लाई करने के लिए। मान लो यहाँ पे 1000 लोग हैं जो कि 1000 किलो अनाज मांग रहे हैं, ठीक है, डिमांड कितनी है, 1000 kg की डिमांड है, बट यहाँ पे जो फार्मर है इसके पास सिर्फ और सिर्फ 700 kg है बेचने के लिए। भाई जब इसके पास है ही 700 kg, तो इस 700 kg से वो जादू से 1000 kg नहीं बना सकता, तो सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज्यादा है। इस केस में क्या होगा, ये सप्लाई वाला पर्सन जो फार्मर है वो क्या बोलेगा कि भाई मेरे पास कम है, जो भी लोग इस चीज को ज्यादा दाम पे खरीदने के लिए तैयार हैं मैं उसको ये सामान बेच दूंगा। मतलब बेचने का कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि भाई ये 700 जो केजी है वो किन लोगों के पास जाएगा, तो ऐसे लोगों के पास जाएगा, ऐसे लोग इस 700 केजी को खरीद पाएंगे जो इसके लिए ज्यादा प्राइस देने को तैयार हैं। ठीक है, तो 300 लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा प्राइस नहीं दे पाएंगे, जो जो इनकी जिनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होगी कि वो महंगा खरीद सके, बाकी जो 700 लोग हैं वो ज्यादा प्राइस देके खरीद लेंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि अगेन फूड के प्राइसेस बढ़ गए, डिमांड ज्यादा थी सप्लाई कम थी तो प्राइस बढ़ गए। इसी तरीके से मान लो किसी साल टैक्स बहुत ज्यादा लग गया है ना, इंपोर्ट अगर कोई सामान करते हैं तो वो बहुत ज्यादा महंगा था, तो फूड के जो प्राइसेस हैं इन जनरल बढ़ गए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो जनता है वो भूखी मरेगी। पॉपुलिज्म का मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा गरीबी आ जाना, लोग भूखे मर रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन हो जाना। ठीक है, तो जैसे वो 300 लोग थे, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि ये 300 लोग हैं, बल्कि सच बोलूं उल्टा होता है सोसाइटी में कि मान लो फार्मर के पास सिर्फ 700 केजी है और यहाँ पे 1000 लोग हैं, तो एक्चुअली क्या होगा कि इन 1000 में से 300 लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा प्राइस देके इससे खरीद लेंगे, और 700 लोग ऐसे होंगे जो इतने सक्षम नहीं होंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कम लोग अमीर होते हैं और ज्यादातर लोग गरीब होते हैं, तो ये जो 700 लोग हैं ये गरीब रह जाएंगे और ये खाना नहीं खरीद पाएंगे, और इन 700 लोगों को पॉपुलिज्म फेस करना पड़ेगा, भूख मतलब ये भूखे मरेंगे, गरीबी आ जाएगी, इस तरीके की प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1848 वाला जो ईयर है वो ऐसा ही एक ईयर था जिसमें खाने की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, मतलब खाना ज्यादा नहीं था सप्लाई करने के लिए, और बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, मतलब ज्यादातर लोग बेरोजगार थे, और जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। एक तरफ वो भूखे मर रहे हैं, एक तरफ उनके हाथ में जॉब नहीं है, लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए कि वो सड़कों पे आ गए, और सड़कों पे आने से मतलब कि वो एक तरीके से विरोध करने लग गए। ठीक है, और इतना बड़े लेवल पे उन्होंने विरोध किया कि जो पेरिस है उसमें बैरिकेडिंग वगैरह कर दी गई, कि जो राजा था पेरिस में वो बैरिकेड्स लगवा रहे थे कि जो जनता है वो राजा के पास ना पहुंच पाए। ठीक है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था ना कि जो बेस्टाइल फोर्ट था उस पे लोगों ने हमला कर दिया था, तो इसी तरीके की सिचुएशन को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई कि भाई जो लोग हैं वो राजा तक ना पहुंच पाए, बैरिकेडिंग की गई। बट फिर भी जो रिवोल्ट था एक तरीके से वो इतना ज्यादा बड़े लेवल पे था कि आखिरकार जो लुई फिलिप है उसको भागना पड़ा, उसको जो पेरिस है उसको छोड़ के भागना पड़ा, और एक नेशनल असेंबली जो है वो बनी, मतलब एक तरीके से जो पहले नेशनल असेंबली थी वही वापस से आ गई, जिसको मोनार्की ने हटा दिया था। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे पढ़ा था ना कि नेशनल असेंबली आई थी, तो वही नेशनल असेंबली जो है वापस से आ गई, और वो उसने क्या किया, उसने रिपब्लिक प्रोक्लेम कर दिया, मतलब अब उसने फ्रांस को एक तरीके से रिपब्लिक बना दिया कि अब यहाँ पे कोई राजा का रूल नहीं है। और अब जब ये राजा भाग गया, लुई फिलिप भाग गया, नेशनल असेंबली आ गई, एक तरीके से वापस से डेमोक्रेसी आ गई,
जिसने यहाँ पे रिपब्लिक घोषित कर दिया, मतलब एक तरीके से अब लोगों का रूल है। और इसके अलावा नेशनल असेंबली ने क्या किया, जितने भी मेल हैं जो 21 ईयर्स ऑफ एज से अबव हैं उनको राइट टू वोट दे दिया, सफरेज दे दी। सफरेज मतलब कि राइट टू वोट उनको दे दिया। पहले क्या था, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे नेशनल असेंबली वगैरह आई थी तब सबको राइट टू वोट नहीं था, ओनली जो वेल्दी और प्रॉपर्टी मैन थे उनको राइट टू वोट था। बट अब जब वापस से नेशनल असेंबली आई, अब यहाँ पे सारे ही आदमियों को राइट टू वोट दे दिया गया। जितने भी आदमी, चाहे वो अमीर है, चाहे उसके पास प्रॉपर्टी है, चाहे नहीं है, उन सबको, अगर वो 21 साल से ऊपर है, उनको वोट देने का अधिकार मिल गया। बट यहाँ पे अभी भी औरत को राइट टू वोट नहीं मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो नेशनल असेंबली है उसने लोगों को राइट टू वर्क दिया कि भाई उनको काम करने का अधिकार है। ज्यादा से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड थे और वो काम मांग रहे थे, तो इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो नेशनल असेंबली है उसने राइट टू वर्क लाया कि भाई हम आपको राइट टू वर्क गारंटी करते हैं कि सारे लोगों को काम मिलेगा। नेशनल वर्कशॉप्स जो है वो खोली गई ताकि एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड करी जा सके, मतलब जगह जगह छोटी छोटी वर्कशॉप्स वगैरह खोली गई जिससे लोग उसमें उन वर्कशॉप्स में काम कर सकें और लोगों को रोजगार मिले। सो 1845 में पहले, मतलब कि अभी हमने जो भी बातें की वो लगभग 1848 की भाई 1848 कैसा ईयर था। बट इससे पहले के कुछ सालों में अगर हम देखें, एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था 1845 में सिलेशिया में, जहां पे जो वीवर्स थे उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, उनके खिलाफ रिवोल्ट छेड़ दिया था। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये क्या करते थे, ये कॉन्ट्रैक्टर्स इन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉन्ट्रैक्टर है और ये यहाँ पे वीवर है। तो कॉन्ट्रैक्टर मान लो इन्हें यार्न देगा, जो सूत रहता है वो देगा, और ये जो वीवर्स हैं वो उस सूत से कपड़ा बना के इनको, मतलब यहाँ पे मान लो इन्होंने रॉ मटेरियल क्या दिया, यार्न दिया। ठीक है, और इस यार्न से कपड़ा वीव करके, बुन के, जो यहाँ पे लिख देते हैं, क्लोथ लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो जो कपड़ा है वो वीवर्स बना के इसको देंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल वीवर्स को दे रहे हैं और उसके बदले क्लोथ या फिनिश्ड प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब होता क्या था कि इसके बदले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो फिनिश्ड प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके बदले कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने हैं, क्योंकि वो एक तरीके से वीवर से फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीद रहा है। बट जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीदने की पेमेंट है वो बहुत ज्यादा कम कर दी थी, वो बहुत ज्यादा कम पैसे दे रहा था वीवर्स को इस फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए। तो इस चीज के खिलाफ वीवर्स ने रिवोल्ट छेड़ दिया, विद्रोह कर दिया कि भाई ऐसा क्यों, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तो मतलब जितना हमारा बनता है कपड़े का उतना हमें चाहिए, उतनी पेमेंट चाहिए। बट कॉन्ट्रैक्टर्स ने वो पेमेंट ड्रास्टिकली, मतलब बहुत ज्यादा ही कम कर दी थी, बहुत कम पैसे उनको मिल रहे थे। तो जो जर्नलिस्ट विलहेल्म वोल्फ थे उन्होंने इस इवेंट को कैसे डिस्क्राइब किया, तो नीचे दिया हुआ है। फर्स्ट अगर मैं आपको बताऊं एक चीज की भाई सिलेशिया कौन सी जगह है यूरोप में, तो आज सिलेशिया करके कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, बट पुराने टाइम पे जो सिलेशिया वाला एरिया है ना, वो आज के प्रेजेंट टाइम में मोस्ट ऑफ द सिलेशिया आज पोलैंड का पार्ट है। ठीक है, तो पुराने टाइम पे जो सिलेशिया था वो आज के पोलैंड का पार्ट है। कुछ इस सिलेशिया का हिस्सा जर्मन का भी है और कुछ जो चेक रिपब्लिक है उसका भी हिस्सा, मतलब उसमें भी मिला हुआ है। तो बेसिकली आप यूँ समझ सकते हो सिलेशिया का ज्यादातर हिस्सा आज पोलैंड का पार्ट है, तो वो वाला एरिया आप थोड़ा लगा सकते हो कि उस एरिया की बात की जा रही है मैप में। नाउ ये जर्नलिस्ट ने क्या बोला वीवर्स के बारे में, इन द विलेजेस विद 18,000 इनहैबिटेंट, जो गांव में थे, गांव में रहने वाले लोग कितने थे, लगभग 18,000 लोग रह रहे थे। और इन लोगों में ज्यादातर उनका इंपॉर्टेंट काम क्या था, ज्यादातर लोग क्या काम करते थे, कॉटन वीविंग का करते थे, मतलब ज्यादातर लोग कपड़े बुनने में, कॉटन के कपड़े बुनने में इन्वॉल्व थे। मिजरी ऑफ वर्कर इज एक्सट्रीम, और यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो मिजरी है, मतलब उनकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा बुरी है, बहुत ज्यादा दुख में है लोग, बहुत ज्यादा परेशानी में है। अब यहाँ पे लोगों को जॉब की बहुत ज्यादा नीड थी, मतलब काम चाहिए, अगर काम नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि घर नहीं चलेगा, पैसे नहीं आएंगे। अब हमने देखा कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, पूरे यूरोप में इस टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ज्यादा पॉपुलेशन है, कम काम मिल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने इस चीज का फायदा उठाया। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि भाई हम तो कम पैसे देंगे, काम करना है तो करो, नहीं तो हम किसी और को दे देंगे।
मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, गांव में जो वीविंग करने वाले लोग हैं, कॉटन वीविंग करने वाले लोग हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 18,000 लोग हैं, मान लो भाई 18,000 के 18,000 लोग जो हैं वो कॉटन वीविंग करने को तैयार है, ठीक है। बट जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सबको तो काम नहीं दे सकता, उसके पास काम मान लो सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोगों के लिए या यूं कहें 8,000 लोगों के लिए, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसके पास काम सिर्फ 8,000 लोगों के लिए। तो इन 18,000 में से कौन से ऐसे 8,000 लोग होंगे जिनको कॉन्ट्रैक्टर काम देगा? तो कॉन्ट्रैक्टर एक कंडीशन रखेगा कि भाई जो भी सस्ते में काम करने को तैयार है मैं सिर्फ उस पर्सन को काम दूंगा। मतलब कि जो पर्सन मुझे सस्ते में कपड़ा बेचने को तैयार है, जो प्रोडक्ट वो बनाएंगे, जो कपड़ा वो बुनेंगे, वीव करेंगे, तो जो पर्सन मुझे सस्ते में कपड़ा देगा मैं उसी पर्सन को ये कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, सारे लोगों को जॉब चाहिए। अब वो बहुत ज्यादा डिमांड नहीं रख सकते कि भाई नहीं हम तो बहुत ज्यादा महंगा ही जो है बेचेंगे। यहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है, तो इतने ज्यादा लोग हैं तो लोग कहेंगे कि भाई हम कम में भी करने को तैयार है, बस हमें जैसे तैसे काम मिल जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर इस ज्यादा पॉपुलेशन का फायदा उठा रहा है, इस चीज का फायदा उठा रहा है कि भाई बहुत ज्यादा लोग जो है काम करने को तैयार है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कहेगा कि भाई मैं सस्ते में दूंगा, सस्ते में जो सामान है वो खरीदूंगा, तुम मुझे सस्ते में बेचने को तैयार हो या नहीं? अगर नहीं तो ठीक है, तुम नहीं, मैं किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा जो मुझे सस्ते में बेचने को तैयार है। तो ये चीज हो रही थी। अब यहाँ पे वो लोग दुखी थे जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं, और वो लोग भी दुखी थे जिनको बहुत सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि उनको उनके कपड़े की कीमत पूरी नहीं मिल रही थी। तो लोग दोनों ही तरीके से प्रॉब्लम में थे। अब 4 जून को क्या हुआ, 4 जून 1845 दोपहर के 2 बजे बहुत ज्यादा मात्रा में जो बुनकर हैं, जो वीवर्स हैं, वो एक साथ आए, अपने अपने घरों से निकले, और वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स के मैनिशंस थे, मतलब उनके जो महल थे एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर्स के, उनकी तरफ वो बढ़ने लग गए। और वो क्या डिमांड करने लगे कि भाई हमें हाई वेज चाहिए, हमें ज्यादा पैसे चाहिए, मतलब हमारे काम के हमें ज्यादा पैसे चाहिए। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स ऑल्टरनेटिवली। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वीवर्स हैं जो रिवोल्ट कर रहे हैं, उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जा रहा था, उनको धमकियां दी जा रही थी कि भाई चले जाओ, ये सब बंद कर दो। बट जो व्यूअर्स थे अब वो बहुत ज्यादा एक तरीके से उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अपना हक तो लेके रहना है। सो फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू द हाउस। तो इस सब के बाद जब वो ऐसे पूरा निकले रोड पे और उन्होंने पूरा रिवोल्ट करना शुरू किया, पूरे मतलब इस बीच उनके ऊपर काफी ज्यादा उन्हें दिक्कतें भी झेलनी पड़ी, क्योंकि जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह थे वो भी अपने लोगों को भेज रहे थे इन लोगों को रोकने के लिए, रिवोल्ट को बंद करने के लिए। तो काफी सारा जो प्रॉब्लम है वो इन लोगों को झेलनी पड़ी, और अल्टीमेटली इन लोगों ने क्या किया, जो वीवर्स हैं उन्होंने एक जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके घर में वो घुस गए, और जो मतलब विंडोज वगैरह हैं वो तोड़ दी, मतलब जो बड़ी सुंदर से उन्होंने एलिगेंट विंडोज वगैरह बनवाई हुई थी वो सब तोड़ दी, फर्नीचर तोड़ दिया, पोर्सिलेन वगैरह जो है वो तोड़ दिया। पोर्सिलेन मतलब कि एक मतलब वाइट सब्सटेंस रहता है जिसकी वजह से कप्स एंड प्लेट्स बनाई जाती हैं, चीनी मिट्टी जिसे हम नॉर्मली कहते हैं। तो मतलब जो फैंसी क्रोकरी वगैरह थी वो सब तोड़ दी। दूसरा ग्रुप जो है वो स्टोर हाउस में घुस गया, और वहां पे जो भी सप्लाईज वगैरह थी क्लोथ्स की, कपड़ों की, उन सबको एकदम मतलब तहस नहस कर दिया, सब कपड़ों को काट दिया। मतलब एक जो ग्रुप था वीवर्स का वो घर में घुस गया, घर में तोड़फोड़ कर दी। एक ग्रुप जो था वो स्टोर हाउस, जो गोडाउन जिसे हम कहते हैं, उसमें घुस गया और वहां पे जितने भी कपड़े वगैरह स्टोर होके रखे थे उनको काट दिया, पीट दिया, एकदम तहस नहस कर दिया। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी फैमिली के साथ भाग गया, एक नेबरिंग विलेज में, पास वाली जो गांव है वहां पे भाग गया। However, refused to shelter such a person, but जो लोग थे, पास वाले गांव के लोग थे, उन्होंने ऐसे पर्सन को शेल्टर देने से मना कर दिया। मतलब उस कॉन्ट्रैक्टर को श्रेय, जो एक तरीके से शय होती है, मतलब उसको शेल्टर देने से मना कर दिया गया। वो 24 घंटे के बाद लौटा, हैविंग रिक्वेश्चन्ड द आर्मी। रिक्वेश्चन द आर्मी मतलब एक तरीके से ऑफिशियल ऑर्डर लेना अपनी प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, कि किसी चीज को यूज करने के लिए। तो एक तरीके से उसने ऑफिशियल ऑर्डर लिया कि वो आर्मी को यूज कर सके अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो 24 घंटे के बाद वो आर्मी के साथ लौटा, यूं मान सकते हो आप। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट। अब आर्मी आ गई है, आर्मी के पास हथियार वगैरह होते हैं, तो इस पूरे जो विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, उसमें जो 11 वीवर्स है उनको गोली मार दी गई। तो इस तरीके का रिवोल्ट जो है इसमें देखने मिला। बट
सैडली काफी सारे जो वीवर्स हैं उनको डेथ का सामना करना पड़ा। बट मेन चीज हमें जो इस पूरे सेक्शन में देखनी है वो ये है कि भाई अब इस टाइम पे बहुत ज्यादा ये ऐसा पीरियड है 1830 टू 48 वाला जिसमें लोग भूखे मर रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। अब क्या होता है ना कि जब चीज जैसे कोई भी चीज है, ठीक है, जब तक होती जाती है होती जाती है होती जाती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब पर्सन कहता है बस अब मैं और नहीं सह सकता। तो वही चीज हो रही है कि भाई जो यहाँ के लोग हैं वो इतने ज्यादा परेशान हैं, इतने ज्यादा परेशान है, इतने ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, भुखमरी है, प्रॉब्लम्स है, वो इतने ज्यादा इन सब चीजों से भर चुके हैं ना कि अब उन्होंने कहा कि बस अब हम इसका विरोध करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट करना शुरू किया। तो पहला जो पूरा इसका पैराग्राफ है उसमें हमने समझने की कोशिश की कि इस टाइम पीरियड में जो यूरोप है उसमें क्या सिनेरियो था, किस तरीके से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड थे, गरीबी थी, भूखमरी थी, लोग भूखे मर रहे थे, और इस सब के बीच लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया। एक इंपॉर्टेंट जो रिवोल्ट की हमने बात की वो था फ्रांस में, कि पेरिस में जो लोग हैं उन्होंने रिवोल्ट किया और राजा को भगा दिया, और वापस से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, मतलब जो नेशनल असेंबली थी, वो आ गई। तो हुआ क्या था, अगर मैं आपको मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले टाइम से बताऊं कि कैसे फ्रांस में कहानी चल रही है कुछ मोटे मोटे तौर पे, कि सबसे पहले राजा था, ठीक है, राजा जो है उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे हटा दिया गया, राजा हट गया, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये किंग था, किंग को हटा के क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन हटा के यहाँ पे नेशनल असेंबली और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो सेट की गई, ठीक है। बट इस नेशनल असेंबली को हटा के, मतलब ये जो भी पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम था इसको हटा के यहाँ पे कौन आ गया, नेपोलियन आ गया। बाद में नेपोलियन को हटा दिया गया, नेपोलियन को भी रिमूव कर दिया गया, और नेपोलियन रिमूव करके कौन आया, इसमें वापस से मोनार्की आ गई, ठीक है, वापस से मोनार्की आ गई। और अब 1848 के टाइम पे, अब यहाँ पे 1848 वाला टाइम है, इस 1848 वाले टाइम पे इस मोनार्की को, लुई फिलिप को हटा के वापस से नेशनल असेंबली आ गई, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो पूरी मतलब सीरीज चल रही है इवेंट्स की वो समझ आई। और अब इस जो 1848 वाला रिवोल्ट है, इसके बाद हमने एक और इम्पोर्टेंट स्टोरी पढ़ी सलेशिया की, कि वहां पे किस तरीके से जो व्यूअर्स थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे कॉन्ट्रैक्टर्स से, और एक दिन वो मतलब सारे मिलके उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर हमला कर दिया। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मतलब इतने बड़े लेवल पे हमला था कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्हें आर्मी का सहारा लेना पड़ा इसको दबाने के लिए। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था कि हाँ भाई लोग जो है अब लड़ रहे हैं और वो आवाज उठा रहे हैं।